आज हम भारत की राज्य विधायिका की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प इन्फोग्राफिक्स हैं जो हमें विधानसभा और विधान परिषद के बीच का फर्क समझाएंगे। नमस्कार। और ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये सीधे तौर पर बताता है कि हमारे राज्यों में कानून कैसे बनते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम समझेंगे कि एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है, कुछ राज्यों में एक सदन क्यों है और कुछ में दो, और असली शक्ति किसके पास है। और अक्सर जो एक कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि एमएलए बड़ा है या एमएलसी, आज हम उस भ्रम को भी दूर करेंगे। चलिए तो फिर इस सब को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात, हर राज्य में एक विधानसभा तो होती ही है, लेकिन कुछ ही राज्यों में एक और सदन होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं। हाँ, और यहीं पर एक सदनीय और द्विसदनीय व्यवस्था की बात आती है। एक सदनीय मतलब एक सदन। बिल्कुल। एक सदनीय या यूनिकैमरल का मतलब है सिर्फ एक सदन, विधानसभा। भारत के ज्यादातर राज्यों मतलब लगभग 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यही व्यवस्था है। और इसका फायदा क्या है? इसका सीधा फायदा है कि फैसले तेजी से होते हैं। कोई दूसरा सदन नहीं है समीक्षा के लिए, तो बिल जल्दी पास होते हैं। अच्छा, और द्विसदनीय का मतलब हुआ दो सदन। एकदम सही। द्विसदनीय यानी बाईकैमरल व्यवस्था में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये एक तरह से दोहराव और जांच का एक सिस्टम है। मतलब एक सदन के काम को दूसरा जांचता है। हाँ, ताकि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो। और ये व्यवस्था फिलहाल सिर्फ 6 राज्यों में है। और हमारे स्रोत के मुताबिक वो 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जी, इसमें यह भी बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के बाद वहां विधान परिषद खत्म हो गई है। ठीक है, अब इन दोनों सदनों के चरित्र को समझते हैं। एक को निम्न सदन कहते हैं, दूसरे को उच्च सदन। एक अस्थाई है, दूसरा स्थाई। ये सब क्या है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, विधानसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन मतलब इसके सदस्य सीधे जनता से चुनकर आते हैं। बिल्कुल। इसके सदस्य यानी एमएलएज हर 5 साल में सीधे जनता के वोटों से चुने जाते हैं। इसीलिए यह एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। या फिर इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। और विधान परिषद, यहाँ चीजें काफी अलग हैं, है ना? इसे उच्च सदन या वरिष्ठों का सदन कहते हैं। हाँ, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक स्थायी निकाय है, एक परमानेंट बॉडी। ये कभी भंग नहीं होती। कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा की तरह। एकदम राज्यसभा की तरह। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सरकारें आती जाती हैं, विधानसभा बदलती रहती है, पर परिषद की ये निरंतरता बनी रहती है। तो अब सवाल यह है कि इन सदनों का सदस्य कौन बन सकता है? मतलब एमएलए और एमएलसी बनने की योग्यताओं में क्या फर्क है? इसमें सबसे पहला और मुख्य अंतर उम्र का है। अच्छा। एमएलए बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। और एमएलसी के लिए? एमएलसी के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। तो मतलब उच्च सदन के लिए ज्यादा अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। एक तरह से हाँ। और दूसरा बड़ा अंतर है चुनाव की प्रक्रिया में। एमएलए का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी हम और आप जैसे आम नागरिक सीधे वोट करते हैं। जी। लेकिन एमएलसी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। और मैंने सुना है कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव का गणित काफी पेचीदा है। हाँ, वो है। तो हमारे स्रोत में दिए गए चार्ट के हिसाब से विधान परिषद के सदस्य कई अलग अलग समूहों से चुने जाते हैं। कौन कौन से समूह? देखिए, करीब 1/3 सदस्य तो विधायक यानी एमएलएज ही चुनते हैं। अच्छा, विधायक अपने में से ही चुनते हैं? नहीं, विधायक वोट देकर चुनते हैं। फिर दूसरे 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड के सदस्य चुनते हैं। ठीक है। इसके बाद 1/12 हिस्सा उन स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स द्वारा चुना जाता है जिन्हें डिग्री लिए कम से कम 3 साल हो गए हों। ये तो बहुत दिलचस्प है। और 1/12 हिस्सा उन शिक्षकों द्वारा चुना जाता है जिन्हें पढ़ाते हुए 3 साल हो चुके हों। और जो बाकी बच गए? बचा हुआ छठा हिस्सा वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये लोग साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। वाह! तो मतलब इसमें विधायक भी हैं, पार्षद भी, ग्रेजुएट, टीचर और एक्सपर्ट्स भी। ये तो सच में एक अलग तरह का सदन है। इसीलिए इसे वरिष्ठों या बुद्धिजीवियों का सदन कहते हैं। सदस्यों की संख्या का भी कोई नियम है क्या?
हाँ, बिल्कुल है। विधानसभा में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। कुछ छोटे राज्य इसके अपवाद हैं। और विधान परिषद में? परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 1/3। उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। शक्ति किसके पास है? असली ताकत किसके पास है? यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। अंतिम शक्ति हमेशा सीधे जनता द्वारा चुने हुए सदन के पास होती है, यानी विधानसभा के पास। तो साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। अगर विधानसभा कोई बिल पास करती है तो क्या विधान परिषद उसे खारिज कर सकती है? नहीं, वो उसे खारिज नहीं कर सकती। विधान परिषद सिर्फ देरी कर सकती है। कितनी देरी? पहली बार में 3 महीने, और अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करके भेजे तो दूसरी बार में सिर्फ 1 महीना। तो कुल मिलाकर अधिकतम 4 महीने की देरी। बस। अंतिम शक्ति विधानसभा के पास ही है। परिषद एक स्पीड बम की तरह है, रोड ब्लॉक की तरह नहीं। और धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में क्या होता है? धन विधेयक के मामले में तो विधान परिषद लगभग शक्तिहीन है। शक्तिहीन कैसे? पहली बात, ये सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो भी राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है। फिर जब विधानसभा इसे पास करके परिषद को भेजती है तो परिषद इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। बस 14 दिन? हाँ, और वो उसमें कुछ सुझावों का सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे मानना या न मानना विधानसभा पर है। और बजट पर? बजट पर चर्चा तो कर सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। खजाने की चाबी पूरी तरह विधानसभा के हाथ में है। हमारे स्रोत में एक और जरूरी बिंदु बताया गया है, राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका। हाँ, ये भी एक बड़ा अंतर है। विधानसभा के सदस्य, मतलब सिर्फ चुने हुए सदस्य, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते? जी नहीं, वो भाग नहीं लेते। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि एक तो विधान परिषद सभी राज्यों में है ही नहीं, और दूसरा, इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं जो सीधे चुने नहीं जाते। समझ गई। तो जब विधान परिषद के पास इतनी सीमित शक्तियां हैं तो सवाल उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जाते हैं। पहले फायदे की बात करते हैं। उपयोगिता क्या है? सबसे बड़ी उपयोगिता है कानूनों का पुनरीक्षण। मतलब ये विधानसभा के जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक रोक लगाती है, उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। और दूसरा, ये विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व देती है। बिल्कुल। ऐसे विशेषज्ञ जो शायद सीधा चुनाव न लड़ना चाहें, उन्हें विधायिका में लाने का एक रास्ता है, और ये विधानसभा का काम का बोझ भी थोड़ा कम करती है। ठीक है। और इसकी आलोचना क्यों होती है? आलोचना में इसे सफेद हाथी कहा जाता है, मतलब बहुत खर्चीला। और ये कानून बनाने में देरी का कारण भी बनती है। हाँ, और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि अक्सर इसे हारे हुए नेताओं के लिए पिछला दरवाजा माना जाता है। बैकडोर एंट्री। जी। कि जो चुनाव हार गया उसे एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और हटाई भी जा सकती है। हाँ, ये एक बहुत अनोखी प्रक्रिया है। कैसे होती है ये प्रक्रिया? इसकी शुरुआत राज्य की विधानसभा से होती है। विधानसभा को एक प्रस्ताव पास करना होता है, वो भी विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये एक मुश्किल शर्त है। और जब राज्य से प्रस्ताव पास हो जाए फिर वो संसद के पास जाता है और संसद उसे साधारण बहुमत से कानून बनाकर अंतिम रूप दे देती है। और इसके लिए संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं होती। तो इस सारी बातचीत का सार क्या है? संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में ये कि विधानसभा जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करती है और खासकर वित्तीय मामलों में सर्वोच्च है। और विधान परिषद, जबकि विधान परिषद एक स्थायी समीक्षात्मक सदन है जो विशेषज्ञों को जगह देती है, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत सीमित हैं। और कुछ जरूरी तथ्य जो याद रखने चाहिए। हाँ, जैसे कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष का होता है। और परिषद बनाने या हटाने का अंतिम अधिकार संसद के पास है। बिल्कुल। तो हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। हमारे स्रोतों ने विधान परिषद के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए हैं। एक तरफ इसे समीक्षा और ज्ञान के लिए वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए पिछला दरवाजा। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस तेज तर्रार विधायी माहौल में क्या दूसरे सदन का देरी और समीक्षा का काम लोकतंत्र के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच है, या फिर ये एक महंगी और अनावश्यक बाधा है?